everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आजकल, तो थोड़ा इशू रहता है इसलिए नहीं कर पाती हूँ अपलोड, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड किया करूँ. आप नाराज़ मत हुआ कीजिए. नाराज़ होकर कई हमारे साथी हैं जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को. देखिए, उससे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप अनसब्सक्राइब कर भी देंगे तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जो चाहती हूँ, जो चैनल पर आपको उपलब्ध करवाना चाहती हूँ, उससे आप वंचित हो जाएंगे और कोई बात नहीं है. ठीक है, हम अब देखिए जैसा कवर कर रहे हैं शासन, भारत में शासन प्रणाली को हम आज एक नए तरीके से कवर करेंगे. मैं चाहती हूँ कि ये थोड़े दिनों में कवर हो जाए. अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो थोड़ा लेंथी भी कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाए, पूरा जस्टिस हो जाना चाहिए. आप पूरा लेक्चर को आप सुनिए और आप एकदम ठंडे दिमाग से अगर सुनेंगे ना तो आपको बिल्कुल लगेगा कि वास्तव में आज का हमारा कोई टाइम ख़राब नहीं हुआ है और हमने कुछ ना कुछ सीखा ही है, बहुत कुछ सीखा है इनफैक्ट. तो स्टार्ट करते हैं. चैनल पर अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, मुझे पता लगे कि शायद कुछ कमियां हैं. और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दें. तो हम कवर करेंगे भारत के शासन में. शासन का अर्थ क्या होता है, शासन के आयाम क्या होते हैं, शासन के लिए नौकरशाही, किस प्रकार की नौकरशाही होती क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, सुशासन क्या होता है, उसके लिए कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, ठीक है, कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा परीक्षण, भारतीय लोकतंत्र में नागरिक सेवकों की भूमिका, लोक सेवकों की भूमिका है ना, सिविल सर्वेंट्स की, प्रशासनिक सुधार, सुशासन के आयाम कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इनको समझेंगे. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मल्टी लेवल गवर्नमेंट, एनवायरनमेंट गवर्नमेंट, ठीक है, मोबाइल गवर्नमेंट और ई गवर्नमेंट. इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में. और इसका वीडियो का पीडीएफ है ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के अबाउट में जाके मिलेगा, आप ज़रूर चेक करना. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले तो शासन क्या होता है. शासन क्या होता है, सरकार जो नीतियां बनाती है ना, सरकार जो नीतियां बनाती है, सरकार के काम करने के जो तरीके होते हैं उसको हम कहते हैं शासन. ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, शासन. सरकार द्वारा किया गया कार्य, सरकार के द्वारा किए गए कार्य के तरीके को हम क्या कहते हैं, शासन कहते हैं. तो भाई अब सरकार क्या होती है ना, सरकार की डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना हमें, सरकार की डेफिनेशन जिसे हम लिख सकें, है ना. राजनीतिक दृष्टि से संगठित समुदाय के सर्वोच्च अधिकारियों का ऐसा समुच्चय, क्या कह रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से हम देखते हैं, राजनीतिक दृष्टि से संगठित समुदाय के सर्वोच्च अधिकारियों का समुच्चय जो समाज के संसाधनों का आधिकारिक विनिधान करता है. विनिधान का मतलब क्या करता है, बांटता है. लेकिन हमने यहाँ पर बांटना क्यों नहीं लिखा, ठीक है, एक मिनट अपने पहले पूरी डेफिनेशन पढ़ लें. विनिधान करता है, विधियों का निर्माण करता है, विकास करता है और क्रियान्वयन का जो कार्य करता है उसे ही हम सरकार कहते हैं. मोटे तौर पर समाज के लिए जो कानून बनाता है, समाज के अंदर जो संसाधन है उनका बंटवारा करता है, ठीक है, न्याय करता है, विधि के अनुकूल काम करता है और बाध्यकारी तरीके से काम करता है, उसे, उस संगठन को हम सरकार कहते हैं. तो अगर आपसे कोई सरकार की डेफिनेशन पूछे तो आप इस डेफिनेशन को सीधा सीधा बता देना. राजनीतिक दृष्टि से संगठित समुदाय सर्वोच्च अधिकारियों का ऐसा समुच्चय है जो समाज के संसाधनों का आधिकारिक विनिधान करता है, ठीक है, विधियों का निर्माण करता है, विकास करता है और क्रियान्वयन करता है, विनिधान करता है बाध्यकारी तरीके से, ठीक है, बाध्यकारी तरीके से कि संसाधनों का वितरण करना ही है. कोई एक ऐसा वर्ग संसाधनों का उपभोग ना कर रहा हो जिससे केवल उसे ही लाभ पहुंचे, समाज के हाशिए पर बैठे हुए व्यक्ति को उस संसाधनों तक उसकी पहुंच ना हो पाए. इसीलिए ये सरकार का, उन संगठित समुदाय के सदस्यों का ये कर्तव्य बनता है कि समाज के हर एक व्यक्ति को संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए. फिर विनिधान का मतलब होता है न्याय संगत. क्या होता है मतलब, न्याय संगत. न्याय संगत यानी प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी के आधार पर, ठीक है ना, संसाधनों का प्राप्त होना जरूरी है. एक तो बाध्यकारी, मिलना ही चाहिए,
न्याय संगत मिल रहा है, हो सकता है कि कम ज़्यादा हो, तो न्याय संगत तरीके से उसका वितरण होना ज़रूरी है और विधि के अनुकूल। अब आप बराबरी कर रहे हो तो ये नहीं है कि जो अमीर है उससे आप उसके अधिकारों का आप हनन कर दो, उसकी स्वतंत्रता का आप हनन कर दो। विधि के आधार पर, विधि के आधार पर आप क्या कीजिए, संसाधनों का वितरण कीजिए, आधिकारिक, ऑफिशियली, ठीक है ना, ऑफिशियल। जब तक आप ऑफिशियल नहीं है, आप कोई भी आगे संस्था है वो आके वितरण करने का दावा करती है, तो वो क्या संस्था उसकी कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा। आधिकारिक होनी चाहिए, ठीक है, आधिकारिक होनी चाहिए जिसको मान्यता मिली हो लोगों द्वारा, ठीक है। तो आधिकारिक विनिधान करती है। अब सरकार जिस तरीके का वितरण करेगी, समाज उसे एक्सेप्ट करेगा, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सरकार को चुन के उन लोगों ने भेजा है। तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। राजनीतिक दृष्टि से संगठित समुदाय के सर्वोच्च अधिकारियों का ऐसा समूचय जो समाज के संसाधनों का आधिकारिक विनिधान करता है, विधियों का निर्माण करता है, विकास करता है, क्रियान्वयन करता है, वो क्या कहलाता है? सरकार। तो सरकार द्वारा किए गए काम के तरीके को हम कहते हैं शासन। क्लियर है? शासन का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। आई होप यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी आपको, ठीक है। ओके, अब देखिए शासन का दर्शन क्या कहता है। शासन का दर्शन क्या कहता है? हर चीज की एक फिलॉसफी होती है। कोई भी बात है, आप कोई भी काम चालू कीजिए, उस काम के पीछे कोई ना कोई सिद्धांत जरूर होगा, ठीक है। कोई भी अगर आप बात करते हैं, कोई भी आप व्यवहार करते हैं, किसी भी तरीके की आप नीति लागू करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत होता ही है। तो हम अब किसकी बात कर रहे हैं? हम शासन की बात कर रहे हैं। तो शासन का भी अपना सिद्धांत है, ठीक है, शासन का भी अपना सिद्धांत है। तो ये क्या कह रहा है, शासन का दर्शन क्या कह रहा है? विश्वास और व्यवहार पर आधारित समूह, विश्वास और व्यवहार पर आधारित समूह, यहाँ पर आधारित शायद लिखा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि विश्वासों और व्यवहारों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य क्या हो, जिसका उद्देश्य हो व्यक्तियों और संस्थाओं में कार्यों में श्रेष्ठता और उत्तमता लाना, ठीक है। क्या मतलब है कहने का? विश्वास और व्यवहार का समूह पर आधारित समूह, इनका उद्देश्य होगा, शासन का उद्देश्य होगा कि वो व्यक्तियों और संस्थाओं, संस्थाएं कौन सी? जैसे हमारी न्यायपालिका हुई, जैसे हमारी संसद हुई, ठीक है, निर्वाचन आयोग हुआ, व्यक्तियों और संस्थाओं, ठीक है, इनके कार्यों में श्रेष्ठता लाए। कौन? शासन। ऐसा शासन होना चाहिए जो व्यक्तियों के और संस्थाओं के काम में श्रेष्ठता लाए और उत्तमता लाए। वो है संविधान का, सॉरी, शासन का दर्शन, ठीक है। शासन क्या कह रहा है? शासन कैसा होना चाहिए? शासन होना चाहिए जो व्यक्तियों और व्यवहारों के आधार पर, ठीक है, पर आधारित समूह बना हो। यानी कि जो व्यक्तियों और संस्थाओं में उनके जो काम है, व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री आप लगा लीजिए, प्रधानमंत्री के कार्य में श्रेष्ठता लाए। संस्था की बात करें तो न्यायपालिका, तो न्यायपालिका के कार्य में श्रेष्ठता लाए, ठीक है। तो ये है शासन का फर्स्ट पॉइंट का दर्शन, दर्शन है ये। ओके, क्लियर है? विश्वास और समूह पर आधारित, व्यवहार पर आधारित समूह। फिर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। ऐसे समन्वय आत्मात्मक संरचनाओं पर आधारित, ये व्यक्ति और संगठन समन्वय हो, मतलब ऐसी संस्थात्मक संरचनाओं पर आधारित होता है। शासन ऐसी संस्थात्मक संरचनाओं पर आधारित होता है जो व्यक्ति और संगठन के बीच में समन्वय कर सके। क्या कर सके? व्यक्ति और संगठन के बीच में समन्वय कर सके। ऐसी संस्थाओं और संरचनाओं पर आधारित होता है, संरचनाओं पर आधारित होता है शासन जो व्यक्ति और संगठन के बीच में समन्वयता ला सके। न्यायालय और व्यक्ति के बीच में क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। व्यक्ति अगर न्यायालय में जा रहा है अपने, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को लेके, तो न्यायालय उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को सुने और उसे सॉल्व करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दे, ठीक है, अपना
अपनी प्राथमिकता दे। तो यही कह रहा है शासन का दर्शन, क्या कह रहा है कि ऐसे समन्वयात्मक लिखा गया, समन्वयात्मक आएगा, यूं लिखा जाएगा समन्वयात्मक, ओके, संरचनाओं पर आधारित होता है जो व्यक्ति और संगठन के बीच में क्या बना सके, समन्वय स्थापित कर सके। क्लियर है। सरकार की पहले शक्ति बुद्धिमत्ता जनता के हितों में होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, सरकार की पहले ऐसी होनी चाहिए, सरकार की शक्ति, उसकी बुद्धिमत्ता हमेशा जनता के हित में काम करने के लिए लगी होनी चाहिए। ऐसा ना हो जो सरकार को शक्तियां प्राप्त हुई हैं, सरकार के पास में जो विवेकशील शक्ति है उसका दुरुपयोग वो करने लगे। ठीक है। शासन संरचनात्मक विकास का क्षेत्र होता है, ठीक है, रचनात्मक विकास का क्षेत्र होता है। इसीलिए सरकार के जो भी काम होने चाहिए, जो भी पहले होनी चाहिए, सरकार को जो शक्ति मिली है, उसके पास जो विवेकीय शक्ति है, उस सारों का यूज जनता के हित में होना चाहिए। ये कहता है शासन का दर्शन। फिर कह रहा है व्यक्ति शासन का संपूर्ण जीवन है। शासन केवल बाहरी अवधारणा नहीं है। कहने की बात यह है कि हम जो देख रहे हैं सरकार ने ये नीतियां ला दी तो भाई ये बाहरी शासन है, बाहरी अवधारणा है। शासन जो होता है वो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन होता है। अब एक एग्जांपल अपने लेते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की अगर अपने बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान से पहले जब हम परंपरागत किसी समाज में चले जाएं, अगर हमने मान लीजिए केला खाया है, ठीक है, और केले का छिलका हाथ में ले रखा है, तो आसपास के लोग हमें क्या कहेंगे, देखना कैसे गंदगी इसने हाथ में उठा रखी है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखें, आपने अगर केले का छिलका हाथ में पकड़ रखा है ना, तो सामने वाला आपको देख के कहेगा कि देखिए कितना सभ्य व्यक्ति है, ये अभी कचरा पात्र ढूंढ रहा है, इसको कचरा पात्र नहीं मिल रहा, इसलिए इसने कचरा नीचे फेंकने की बजाय अपने हाथ में पकड़ रखा है। ये खुद के अंदर इन्होंने क्या कर लिया है, उस शासन को अपने अंदर समाहित कर लिया है व्यक्तियों ने, लोगों ने। तो ये क्या है, शासन व्यक्ति का संपूर्ण जीवन है। शासन जो है वो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन है। केवल सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए नियम कानून केवल सरकार के ऊपरी भाग नहीं है, ये आंतरिक जो है जीवन भी है, संपूर्ण जीवन भी है। ठीक है। शासन अनिवार्यतः जन इच्छा और जनहित पर आधारित होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए, यहाँ तो वो जन इच्छा और जनहित पर ही आधारित होना चाहिए। जो जनता की इच्छा है उस पर आधारित होना चाहिए शासन। जो जनता चाहती है वैसा शासन होना चाहिए, जनता के हित में हो वो शासन होना चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल दें अपने, जन इच्छा और जनहित। जन इच्छा है कि आज पार्टी की जाए, ठीक है, जन इच्छा है मतलब कि कहा जा रहा है कि पार्टी की जाए। अब इसके अंदर 10 लोग शामिल हैं और इन 10 लोगों में से 8 लोगों की इच्छा है कि पार्टी के अंदर ड्रिंक हो, अल्कोहल हो, लेकिन 2 लोगों का मानना है कि अल्कोहल नहीं होनी चाहिए, जूस होना चाहिए। तो भाई सरकार क्या करेगी, शासन क्या करेगा, इसके अंदर जन इच्छा तो क्या है, इसके अंदर बहुमत किसको है, अल्कोहल को है, लेकिन यहाँ पर इच्छा किस ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम जन इच्छा के आधार पर निर्णय लेंगे, हमें जनहित को देखना पड़ेगा, जो जनता के हित में है उसे देखना पड़ेगा। अगर 8 लोग अल्कोहल को कह रहे हैं, चाहे वो जनहित इच्छा है, पर हम उसे नकार देंगे क्योंकि वो जनहित के पक्ष में नहीं है। हम 2 लोगों की बात को रखेंगे जो जनहित के पक्ष में है। अगर हमें तवज्जो देनी हो 2 लोगों के बीच में, जन इच्छा और जनहित के बीच में अगर हमें किसी एक चीज को चुनना हो तो हम जनहित को चुनेंगे, ना कि जन इच्छा को, क्योंकि जन इच्छा जो है वो गलत भी हो सकती है ना, हो सकता है कि वो जनता के हित में ना हो। ये है शासन का दर्शन। तो आई होप आपको इतना पॉइंट समझ आ गया होगा। शासन क्या होता है, सरकार द्वारा किए गए कार्यों, नीतियों, ठीक है, सरकार द्वारा सरकार द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो शासन कहलाता है, या फिर काम करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। सरकार क्या होती है, सरकार राजनीतिक दृष्टि से संगठित समुदाय के सर्वोच्च अधिकारियों का समुच्चय होता है जो समाज के लिए संसाधनों का क्या करता है, आधिकारिक विनिधान करता है, ठीक है, विधियों का निर्माण करता है, विकास करता है और क्रियान्वयन करता है। शासन का दर्शन क्या कहता है, शासन जो होना चाहिए वो विश्वास और व्यवहार पर आधारित समूह होना चाहिए, ठीक है। विश्वास और व्यवहार पर मतलब कहने का क्या मतलब है, विश्वासों और व्यवहारों का समूह होना चाहिए जिसका उद्देश्य क्या हो, व्यक्ति और संरचना जो संस्थाएं हैं उनके कार्यों में श्रेष्ठता लाना हो,
ठीक है। ऐसा समन्वयात्मक संरचनाओं पर आधारित होना चाहिए जो व्यक्ति और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित कर दे। ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो व्यक्ति और, ठीक है, संस्था के बीच में क्या कर दे, समन्वय स्थापित कर दे। सरकार की पहले शक्ति, बुद्धिमत्ता सब किसके हित में होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। शासन कोई बाहरी अवधारणा नहीं है, ये क्या है, व्यक्ति का दर्शन है। व्यक्ति अगर अपने आप में इसको समाहित कर ले तो पूरा जीवन जो है वो शासन ही है। ठीक है। शासन अनिवार्यता कैसा होना चाहिए, जन इच्छा और जनहित पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। अगर जन इच्छा बहुमत में है लेकिन वो गलत है तो हमें किस पे काम करना चाहिए, जनहित पर करना चाहिए। ये है शासन का दर्शन। तो आई होप आपको इतना पॉइंट समझ आ गया होगा। जब हम इस पे आंसर करेंगे ना तब आपको लगेगा कि वाओ आंसर हो रहे हैं, है ना। तो अब बात करते हैं अपने शासन के लिए नौकरशाही की आवश्यकता है। अब शासन कर चलाना है, हमने इतनी बातें कर दी कि शासन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सारी बातें हमने कर दी कि शासन ऐसा होना चाहिए। लेकिन शासन को चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। शासन को चलाने के लिए कोई साधन चाहिए, तो वो साधन किस रूप में है, वो साधन हमारे पास है नौकरशाही के रूप में, ब्यूरोक्रेसी के रूप में है। तो शासन के लिए नौकरशाही की आवश्यकता, यानी शासन संचालन का साधन। नौकरशाही क्या साधन है, शासन चलाने का साधन है। जस्ट वेट, हाँ, नौकरशाही क्या साधन है शासन को चलाने का। अब अपने बात कर रहे हैं नौकरशाही की, तो नौकरशाही क्या होती है इसे समझ लेना जरूरी है। डेफिनेशन अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी हमें पता है, नौकरशाही क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, नौकरशाही होती है। भाई परिभाषा लिखिए, कहना क्या चाहते हो। नौकरशाही शासन संचालन के लिए स्थायी अधिकारियों का समूह होता है नौकरशाही। शासन चलाने के लिए अधिकारियों का समूह, स्थायी अधिकारियों का समूह नौकरशाही होता है। यानी कि ये एक प्रशासनिक ढांचा है, ये एक प्रशासनिक ढांचा है जो सार्वजनिक नीतियों, नियमों और कानूनों का क्रियान्वयन करता है। कानून बनाता नहीं है, लागू नहीं करता है, सिर्फ उनको क्रियान्वित करता है। ठीक है, लागू ही करवाता है, सॉरी, क्रियान्वित करवाता है। ठीक है, कानून बना के भेज दिए सरकार ने, ठीक है, रूल बता दिए, कल्याणकारी योजनाएं ला दी, अब उनको लागू करवाने का काम किसको दे दिया, ब्यूरोक्रेसी को दे दिया, नौकरशाही को दे दिया, प्रशासन को दे दिया। ठीक है। तो नौकरशाही शासन संचालन के लिए स्थायी अधिकारियों का समूह है, यानी कि प्रशासनिक ढांचा है जो सार्वजनिक नीति, नियमों और कानूनों का क्रियान्वयन करता है। अब नौकरशाही भी अलग अलग तरीके की होती है भाई। परंपरागत नौकरशाही, अभिभावक नौकरशाही, सरप्रस्त नौकरशाही, विधिक नौकरशाही और लोकतांत्रिक नौकरशाही। अब आपकी नजर यहाँ पर गई होगी सीधी, लोकतांत्रिक नौकरशाही। वाओ, नाम इतना मतलब है ना, अफेक्ट करने वाला नाम है। तो पहले अपनी समझ लेते हैं परंपरागत नौकरशाही क्या होती है। जो नौकरशाही परंपरा के आधार पर चल रही हो, पुरानी, ठीक है, वो होती है नौकरशाही परंपरागत, परंपरा के आधार पर। ठीक है, कौन सा धर्म कैसे कह रहा है उसके आधार पर। अभिभावक, अभिभावक पेरेंट्स होते हैं ना, हाँ वही अभिभावक नौकरशाही। ऐसी नौकरशाही हमें रूस में देखने को मिलती है और चीन में देखने को मिलती है। यानी राज्य ने बोल दिया कि आपको ऐसा करना है, बस ऐसा करना है। ओके, ये होती है अभिभावक नौकरशाही। फिर होती है सरप्रस्त नौकरशाही, ये यूएसए में देखने को मिलती है। इसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो अपनी इच्छा के आधार पर नौकरशाहियों का, इनका अधिकारियों का चयन करता है, और जब वो राष्ट्रपति जाता है तो उन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। यानी राष्ट्रपति आता है, अपनी मर्जी के अधिकारियों को बिठाता है और काम करवाता है। फिर जब दूसरा राष्ट्रपति आता है तो भाई वो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स को लेके आएगा, वो थोड़ी ना उनके साथ नहीं काम करेगा। तो ये होती है सरपरस्त नौकरशाही, यानी कि प्रसाद पर्यंत नौकरशाही। फिर बात आती है विधिक नौकरशाही की। विधिक नौकरशाही हम भारत में देख सकते हैं, विधि के आधार पर निर्धारित जो नौकरशाही होती है। ठीक है, जैसे विधि के अपने कहें प्रशासन की वो प्रणाली होती है जिसके अंदर कार्यों की विशेषज्ञता होती है, योग्यता को देखना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसके लिए कंपटीशन करवाते हैं, एग्जाम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, फिर जो पद होते हैं, ठीक है, सीट होती है, उसका
सिस्टमैटिक तरीके से उसको रखते हैं। ठीक है, ये सारा सिस्टम किस में होता है? विधिक में होता है, विधि के आधार पर होता है विधिक नौकरशाही। और फिर बात करते हैं लोकतांत्रिक नौकरशाही, जिसे हासिल करना हमारा उद्देश्य है, लोकतांत्रिक नौकरशाही को। ठीक है, तो ये होते हैं नौकरशाहियों के प्रकार, परंपरागत, अभिभावक, सरपरस्त, विधिक और लोकतांत्रिक। हमें इनको अच्छे से पढ़ना है, विधिक और लोकतांत्रिक नौकरशाही को। बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर काम ही नहीं करते, तो इसीलिए हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है इसे पढ़ने की। जो काम कर रहा है उसे पढ़ना पड़ेगा, और जो हमारा लक्ष्य है उसे समझना पड़ेगा। ठीक है, वैसे नौकरशाही जो होती है वो आधारित होती है किस प्रकार का समाज है। तो भाई हमने बात कर ली है अब अलग अलग नौकरशाहियों की। ठीक है, परंपरागत, अभिभावक, सरपरस्त नौकरशाही, विधिक नौकरशाही और लोकतांत्रिक नौकरशाही। तो ये जो नौकरशाही है, अलग अलग नौकरशाही हमने बात कर ली है, लेकिन ये नौकरशाही कहाँ पर होगी, किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है किस प्रकार का समाज है। अगर आपका समाज पारंपरिक है, अगर आपका समाज रूढ़िवादी है, तो उस प्रकार की नौकरशाही होगी। अगर समाज मॉडर्न है, आधुनिक है, या फिर आपका जो समाज है साम्यवादी विचारधारा को प्रस्तुत करता है, तो वहां पर अभिभावक नौकरशाही हो सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार पर। अर्थव्यवस्था की प्रकृति इस पर निर्भर करती है कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? प्राथमिक है, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहां पर अर्थव्यवस्था क्या है, प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है, उस प्रकार की नौकरशाही होगी। राज्य की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो नौकरशाहियों के लिए वहां की प्रकृति, उस समाज की, उस राज्य की और उस राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रकृति ही आधारित होती है कि किस प्रकार की नौकरशाही वहां पर डेवलप होगी। समाज जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार की नौकरशाही होगी। दिस इज पॉइंट। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अपने बात करते हैं विधिक नौकरशाही की। ठीक है, विधिक नौकरशाही क्या होती है? प्रशासन की ऐसी प्रणाली जिसके अंदर कार्यों की विशेषज्ञता होनी चाहिए, और वो कार्य जो है वो कार्यालय के निर्धारित उद्देश्य के आधार पर होने चाहिए। जो ऑफिस आपको काम दे रहा है उसी पर आधारित आपके काम होने चाहिए, और उसके अंदर आपकी विशेषज्ञता, आपकी क्वालिटी होनी आपके पास में ज़रूरी है। योग्यता होनी चाहिए, जैसे अब अपने को यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए हमारे पास में 21 वर्ष की आयु होनी ज़रूरी है, भारतीय होना ज़रूरी है। तो ये क्या है? विधि है, ये कानून है उसके लिए। ठीक है, कार्रवाई के लिए निश्चित नियम। अगर आपको कोई भी काम करना है, अगर आपको कोई भी कार्यवाही करनी है, तो उसको नियमों के तहत आप काम करेंगे, अपनी मनमानी के आधार पर काम नहीं करेंगे। श्रम विभाजन, ठीक है। पद सोपनीयता, यानी कि श्रम विभाजन और पद सोपनीयता का मतलब ये है कि जो कर्मचारी होता है, कर्मचारी के ऊपर अधिकारी होता है। ठीक है, एक अधिकारी के अंडर में कई अधिकारी होते हैं और कई अधिकारियों के अंडर में कई कर्मचारी होते हैं, यानी काम का बंटवारा किया होता है विधिक नौकरशाही में। ठीक है, इन सारी चीजों पर आधारित जो नौकरशाही होती है उसे बोलते हैं विधिक नौकरशाही। प्रशासन की ऐसी प्रणाली जिसके अंदर कार्यों की विशेषज्ञता, कार्यालय के निर्धारित उद्देश्य, योग्यता, ठीक है, कार्यवाही के लिए निश्चित नियम, श्रम विभाजन और पद सोपनीयता पर आधारित जो नौकरशाही होती है उसे बोलते हैं विधिक नौकरशाही। इस नौकरशाही की क्या विशेषताएं हैं? ये भारत में पाई जाती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं ये है कि ऐसी नौकरशाही प्रशासनिक वर्ग पर आधारित होती है, यानी कि नौकरशाह का जो कार्यालय होगा उसके जो वेतन भत्ते होंगे ये सारे परिभाषित होते हैं, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहता। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होती हैं। ऐसी नौकरशाही में पदों की क्रमबद्धता होती है। ठीक है, यानी कि कर्मचारी के ऊपर एक अधिकारी होता है, ये इसकी विशेषता है। ऐसी नौकरशाही में श्रम विभाजन को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, श्रम विभाजन को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि उनको अपने अपने काम करने होते हैं। जो आपको काम दे दिया है, अब हिंदी वाला जो टीचर है उसे हिंदी ही पढ़ानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विज्ञान पढ़ाने लग जाए। ठीक है, एक
अधिकारी है, IAS है, उसे हमने कहा है कि आप नीतियां लागू कीजिए, ना कि लोगों के लिए न्याय करने का काम करने लग जाए आप। वो काम न्यायपालिका का है, यानी कि श्रम विभाजन किया गया है। ठीक है, ऐसे नौकरशाही में श्रम विभाजन को विशेष महत्व दिया गया है। कार्यों का संचालन नियमबद्ध तरीके से होता है। कोई भी आपको काम करना है उसे आप रूल रेगुलेशन के साथ में करेंगे। विधिक नौकरशाही में, ऐसी नौकरशाही में संबंध अव्यक्तित्व होता है, यानी कि कोई भी काम आप करते हैं वो व्यक्तिगत तौर पे नहीं करते हैं। आपको उन लोगों के लिए काम करना होता है जिन लोगों को आप जानते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको जन कल्याण के लिए काम करना होगा, उन लोगों के लिए काम करना होगा जिन्हें आप जानते नहीं है। यहाँ पर जो संबंध होते हैं वो अव्यक्तित्व होते हैं। ऐसी नौकरशाही में प्रत्येक कार्य का आधिकारिक रिकॉर्ड का रखना आवश्यक होता है। ठीक है, रिकॉर्ड रखना आवश्यक होता है विधिक नौकरशाही में। ये रूल है ऑफिस के। ठीक है, ये रूल है। इस नौकरशाही की कमियां भी है। ऐसी नौकरशाही में अधिकारी जो होते हैं वो कार्य के प्रति निष्ठावान नहीं होते, यानी कि सुबह 10 बजे आए हैं और शाम के 5 बजे तक ड्यूटी है ना, तो हम 5 बज गए हैं, 5 बज के अगर 1 मिनट भी हो गया है ना, तो पेन उठा के इधर से उधर नहीं करेंगे हम। यहाँ पर अधिकारी क्या होते हैं, काम के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं। कागजी काम की प्रचुरता होती है, जैसे कि हमने इसमें कहा कि आधिकारिक कोड रखना जरूरी होता है। कागजी काम की प्रचुरता काफी ज्यादा होती है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अभाव होता है। विधि की बात हो रही है यहाँ पर, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अभाव होता है। विधि में निर्धारित कार्यों के आधार पर आचरण करते हैं। विधि के अंदर जो जिस तरीके से काम बांटे गए हैं ना, उसके आधार पर आचरण होता है उनका। वो बोलते हैं कि मुझे तो कानून के तहत ये कहा गया है, जैसे कि अपनी बात करें ना, आर्टिकल जो हमारा 77 है, वो कहता है मंत्री विधि के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 77 कहता है मंत्री जो है ना वो विधि के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो भाई उत्तरदायी कौन है? आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति मंत्री परिषद के आधार पर काम करता है, सलाह पर। 74 कहता है राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो विधि के प्रति उत्तरदायी कौन हुआ? फिर हम ब्यूरोक्रेट्स को पूछते हैं, नौकरशाहों को पूछते हैं, अधिकारियों को पूछते हैं कि क्या विधि के प्रति उत्तरदायी हैं? तो वो कहते हैं कि हमें तो नियुक्ति ही प्रधानमंत्री ने किया है, सॉरी राष्ट्रपति ने किया है, हम कैसे विधि के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो वो क्या करते हैं, विधि के निर्धारित कार्यों के आधार पर अपना आचरण करते हैं कि हम तो विधि के प्रति उत्तरदायी है ही नहीं। ऐसी नौकरशाही में व्यक्ति का मशीनीकरण हो जाता है। एक ही प्रकार का काम करते करते व्यक्ति क्या बन जाता है? मशीन ही बन जाता है। जब मशीनीकरण हो जाएगा तो रूढ़िवादिता पर जोर पड़ेगा। ठीक है, तो कार्य करने का तरीका एक जैसा होने के कारण रूढ़िता पर जोर पड़ता है। और रूढ़िवादी समाज कैसा होता है? पिछड़ा हुआ होता है। तो हम किस तरफ बढ़ना चाहते हैं? लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी की तरफ, डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेट्स की तरफ, नौकरशाही की तरफ, लोकतांत्रिक नौकरशाही की तरफ। ठीक है, अब हम कल इसको समझेंगे कि लोकतांत्रिक नौकरशाही क्या होती है। तो आप इसे आज पचाना, अच्छे से इसको समझना। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर, जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।